नमस्कार सभी को। संख्या पत्ती के आज अपने इस दूसरी क्लास के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर अपने संख्याओं का सभी जितना भी विभाजन हम पढ़ते हैं उसे कंप्लीट किया। बड़े तौर पर मैं थोड़ा सा रिपीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। संख्याओं को बड़े रूप में दो भागों में बांटा आपने, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर जिसको आप आर से दर्शाते हैं। काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर, रूट के अंदर आने वाली सभी नेगेटिव रूप की जो संख्या होती है उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया, परिमेय और अपरिमेय। जिन संख्याओं को भिन्न रूप में प्राप्त कर सकते हैं वो परिमेय, जिसका भिन्न रूप प्राप्त नहीं किया जा सकता वो अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं आपके सामने तीन रूप में प्राप्त होती हैं, जिसमें से पहला था अशांत अनावर्ती, यानी ये दशमलव की एक ऐसी संख्या जिसका मान अनंत तक जाए वो अशांत अनावर्ती। दूसरा पाई, और तीसरा वो सारी संख्याएं जो रूट के अंदर पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल प्राप्त नहीं करती। इसके बाद में आपने पढ़ा कि परिमेय दो भागों में, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक यानी इंटीजर्स संख्याओं के जिनको आप जेड से दर्शाते हैं, परिमेय संख्याओं को आप क्यू से दर्शाते हैं। पूर्णांक नेगेटिव और पॉजिटिव और शून्य के समुच्चय को पूर्णांक कहा जाता है अपने पास में। पूर्णांक का विभाजन अंतिम रूप में पढ़ा आपने, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जिसकी शुरुआत 1 से होती है, पूर्ण संख्या, वोल नंबर जिनकी शुरुआत 0 से होती है, सम और विषम, और उसके बाद भाज्य और अभाज्य। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात की, वो संख्या जो किसी दूसरे के पाड़े में ना आए उन्हें आप अभाज्य संख्या, और जो किसी के पाड़े में आ जाए तो भाज्य। मैथमेटिक्स परिभाषाओं को छोड़ते हुए सामान्य शब्दों के अंदर, सामान्य आसान सी भाषा के अंदर आपने सभी संख्याओं को समझा था। यदि आपने पहली क्लास मिस किया है और आज की क्लास से शुरुआत करें तो पहले फर्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा, उसका देखना बहुत जरूरी है। उसी के साथ में आज की क्लास जुड़ी हुई है। मैंने थोड़ा सा रिपीट किया। यदि आपकी कल की क्लास देखा और अच्छे से समझा है तो मेरी बात समझ में आई होगी आपको, नहीं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी में आपके सर से ऊपर निकल गया वो बात, तो इसलिए पहले वाली क्लास को जरूर देखिएगा। आज की क्लास शुरू करें उससे पहले जरूर बोलना चाहूंगा, जूनियर अकाउंटेंट और आरएस के लिए एमर्स अकेडमी के दो एप्लीकेशन है, उसके ऊपर मैंने टेस्ट सीरीज शुरू की है। 11 तारीख से पहला टेस्ट बना रहेगा। उसका शेड्यूल वैसे तो वहां पर जैसे टेस्ट सीरीज के अंदर आप जाते हैं आपके पास क्रम से टेस्ट नंबर लगे हुए हैं, फिर भी 12 टेस्ट की टेस्ट सीरीज बनी रहेगी अपने पास में। उसका शेड्यूल जो है वो एमर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मैं आज या कल तक उपलब्ध करवा दूंगा आपके, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी को और बेहतर बनाइए। एक एक टॉपिक पहले अपने पास रहेंगे, फिर उसके मेजर टेस्ट भी रखे जाएंगे। अभी फिलहाल अपने जूनियर अकाउंटेंट और आरएस दोनों की टेस्ट सीरीज शुरू की है, केवल और केवल मैथमेटिक्स को लेते हुए। जूनियर अकाउंटेंट के प्रत्येक टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चन रखेंगे, मेजर टेस्ट होगा उसके अंदर 50 क्वेश्चन अपने सभी टॉपिक से रिलेटेड, और इसी प्रकार से आरएस के अंदर भी प्रश्नों की संख्या अलग अलग बनी रहेगी। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। एमर्स अकेडमी के जो एप्लीकेशन पे उस पर मैंने टेस्ट सीरीज शुरू की है। तो आते हैं अपने आज के सेकंड क्लास के अंदर। सेकंड क्लास के अंदर अपने कल जो पढ़ा था उससे आगे की बात करते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या पे कुछ और बातें बाकी है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभाज्य यानी आपने कहा प्राइम नंबर अपने पास में। अभाज्य संख्या कुछ लिख सकते हैं आप इस प्रकार से। शुरुआती जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन कौन होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। और इस प्रकार से मैंने कुछ चीजें याद रखने के लिए भी कहा था कि आपको याद रखना चाहिए कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है, और 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती है। अब उसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर कोई संख्या अभाज्य है और भाज्य है तो उसे देखने का तरीका आपका था कि अगर कोई संख्या किसी के पाड़े में आई तो भाज्य और नहीं आई तो अभाज्य आपने कहा। लेकिन ये पहाड़ों का क्रम, ये टेबल का क्रम है, ये आप ज्यादा बड़े रूप में शायद ना जानते हो तो समस्या आएगी कि छोटी छोटी संख्याओं को तो आपने समझ लिया कि वो किसी पाड़े में आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन अगर वो संख्या बड़े रूप में आपके सामने आ जाती है उस केस के अंदर क्या करना है अपने को? तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एक संख्या पकड़ते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 171। आपके सामने एक एग्जाम्पल आया, क्योंकि इस प्रकार की प्रैक्टिस होना जरूरी है। वो उसका कारण यह है कि आपके सामने सामान्य एक ऐसा बड़ा क्वेश्चन रखा जा सकता है जिसके अंदर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 संख्याएं होगी, और आपसे कहा जा सकता है निम्न में से भाज्य और निम्न में से अभाज्य, यानी आपसे उनमें से कोई प्राइम या कंपोजिट नंबर पूछा जा सकता है कि कौन सा है। तो उसके बताने के क्रम में आपको ये पहले पता होना चाहिए कि अगर छोटी छोटी संख्याएं हैं तो हम पहाड़े के रूप में निकाल पाएंगे, लेकिन यदि संख्याएं बड़े रूप में चली गई तो उस केस के अंदर क्या करना है अपने को? तो उसमें ध्यान रखना है कि कोई भी अगर बड़ी संख्या आ जाए, अभी हमने 3 अंकों के लिए 4 अंकों की भी हो सकती है, अब वो भाज्य है कि अभाज्य है ये ढूंढने का तरीका क्या है ये हम समझने जा रहे हैं।
उसके लिए क्या करना है, जो संख्या आपको पता करना है कि वो भाज्य है कि अभाज्य, तो इससे तुरंत बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढिए, पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढिए। अच्छा, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी संख्या लेनी है जो किसी का एक वर्ग रूप हो, स्क्वायर रूप हो अपने पास में, तो ऐसी संख्या ढूंढना है। और यदि आप इससे बड़ी ये पूर्ण वर्ग नहीं ढूंढ पाए तो फिर आपका काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये बताने में कि वो भाज्य है कि अभाज्य है। तो 171 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास कौन सी है? 146 है, 96 सॉरी, 196 है अपने पास में। और 196 जो वर्ग है वो किसका है? वो 14 का वर्ग है। 196 किसका वर्ग है? 14 का स्क्वायर होता है 196। अब देखो दो बातें, क्या 196 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल, आप कहेंगे जी पूरा पूरा रूट प्राप्त होता है। क्या 196 171 से बड़ा है? बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। तो दोनों बातें सही है। अब आपने 14 को देखना है। 14 से छोटी सारी अभाज्य संख्या आपको नोट करना होगा। 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या जानते हैं, शुरुआत कहां से करते हैं? 2 से, 3, 5, 7, 11 और 13। आपने 14 से छोटी सारी अभाज्य संख्या लिख दी। अब आपके सामने केवल और केवल या तो विभाजकता के नियमों के माध्यम से या पहाड़े के माध्यम से केवल इतने ही पहाड़े हैं। इन्हीं पहाड़ों से आप चेक करेंगे कि यह संख्या एक भाज्य है कि अभाज्य है। अगर इन पहाड़ों में से इन संख्याओं के टेबल में यह संख्या आई तो है भाज्य, और यदि नहीं आई तो वो संख्या होगी अभाज्य। तो केवल इतने पहाड़े आपको देखना है। आप 13 का, 11 का, 7, 5, 3 किसी का भी चेक करें। देखिए, अपने सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, मान लीजिए 2 से। हमने 2 से देखा, क्या यह संख्या 2 से कटेगी पूरी पूरी? आप मना करेंगे तुरंत भाग दिए बिना, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास एवन नंबर, सम नंबर होना चाहिए 2 से कटने के लिए, जो तो है नहीं, तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। क्या यह संख्या 3 से कटेगी? आप चाहें तो 3 का पहाड़ा पढ़ लो या विभाजकता का नियम देख लीजिए। विभाजकता का नियम क्या कहता है? अंकों का जोड़। अंकों का जोड़ किया, कितना हो गया जी? 9। क्या 9 के 3, 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब आपकी ये जो संख्या है वो संख्या 3 के पहाड़े से कटेगी। और कोई संख्या किसी दूसरे के पहाड़े से कट गई तो समझ जाइए तुरंत कि वो संख्या कैसी है? एक है अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखना होगा कि आपके जो भी संख्या होगी कि वो भाज्य है कि अभाज्य, देखने का तरीका क्या, मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। जो संख्या है उससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढो, वो किसका वर्ग है ये देख लीजिए, फिर उससे छोटी सारी अभाज्य संख्या लिखिए। वो सारे पहाड़े आपको चेक करने होंगे जो आ चुके होंगे अभाज्य के रूप में। यदि उन सभी के पहाड़े में वो संख्या नहीं आई तो आपका जवाब सीधा सीधा होगा अभाज्य प्राइम नंबर है। लेकिन यदि उनमें से किसी एक पहाड़े में अगर वो संख्या आ गई तो आप उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ये तरीका होता है अभाज्य संख्या ढूंढने का, करने का तरीका। तो उम्मीद है कि आप बात मेरी अच्छे से समझ गए होंगे, ध्यान रखते होंगे आप इसका। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पहाड़े के रूप में बात खत्म हो जाए तो ठीक बात है, अगर संख्या बड़ी हो तो आपको चेक करना होगी कौन सी भाज्य या अभाज्य। तो तरीका मैंने बता दिया। अभी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के लेके बातें चल रही है। मैंने इस पूरे चैप्टर की जो एक्सरसाइज है एक्सप्लेन किए हुए एग्जाम्पल के साथ में एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में भी रख दिया है मैंने। आप उसका अपनी गैलरी में डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट कीजिएगा, डाउनलोड ऑप्शन मत लीजिएगा। एक्सपोर्ट करोगे तो मोबाइल की गैलरी में आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकालिएगा। यदि आपके वो चीज़ समझ में नहीं आई तो एमएस अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज की सुबह मैंने इसकी पीडीएफ पूरी की पूरी वहां पर मैंने डाल दी है। आप उसको अपने गैलरी में डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो। क्योंकि जिस प्रकार से स्टैटिक्स को हम पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक एक क्रम के साथ चैप्टर को पूरा पढ़ा था, मेरा प्रयास है कि संख्या पत्ती भी मैं आपको उसी क्रम में पूरा करवाऊं। इसलिए वो सीट आपके हाथ में होना चाहिए। प्रिंट आउट निकाल के जरूर रखें। जो चीजें आपके कहीं कोई डाउट बना रहता है, समझ में नहीं आता, तो उस जो टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन जो ग्रुप है उसके अंदर आप मेरे सामने जरूर अपने डाउट रखा करें। उन्हें मैं पूरा जल्दी से जल्दी आपके डाउट को उसी समय क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो ये अपने पास आज का पहला पॉइंट अभाज्य संख्या। आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होता है? सह अभाज्य को प्राइम नंबर क्या होता है देखिएगा। को प्राइम नंबर के पहले स्टेटमेंट को सुनिएगा, एक डेफिनेशन को देखिएगा अपने पास में क्या कहता है।
कि वे संख्याएं युग्म जिनका HCF महत्तम समापवर्तक 1 होता है वो संख्या क्या कहलाती है? सह अभाज्य को प्राइम नंबर कहलाती है। तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास में क्या कह रहे हैं आप कि आप ये कह रहे हैं कि वे संख्याएं सह अभाज्य कौन कौन सी संख्या हुई? देखिए, अब मान लीजिए आपने लिखा यहां पर, मैं कुछ एग्जाम ऑप्शन लिखना चाहूंगा। देखिए, पहला ऑप्शन लिखा आपने 4 9, दूसरा ऑप्शन लिखा 16 15, तीसरा ऑप्शन लिखा 11 19, चौथा ऑप्शन लिखा आपने पास में 13 39, या आपने 4 ऑप्शन दिए। और 4 ऑप्शन में से आपका ये ऑप्शन देखिए, आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बना, निम्न में से सह अभाज्य संख्याओं की पहचान करें। कौन से जोड़ा है या कौन सा ऑप्शन है जो सह अभाज्य है? एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको को प्राइम नंबर ढूंढने का तरीका क्या होता है? आपको ये देखना कि जिनका HCF 1 होता है। लेकिन सामान्य गणित हमने अभी तक ज्यादा पढ़ी नहीं, शुरुआती हमारा टॉपिक चला है, हम नहीं जानते कि HCF क्या होता है। तो महत्तम समापवर्तक अगर नहीं जानते तो फिर मेरी एक सामान्य सी जो साधारण से एक लैंग्वेज है उसको याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप क्या कहते हैं। अगर आपको ये अच्छे से सुनने के बाद में समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो नोट डाउन जरूर कीजिएगा इस मेरी लाइन को, वीडियो को वापस पीछे ले जाके। क्या कहते हैं? वे संख्याएं युग्म जो एक पहाड़े में नहीं आते, वो संख्याएं युग्म जो एक पहाड़े में नहीं आते सह अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब ऐसे 2 या 2 से ज्यादा संख्या जो एक पाड़े में नहीं आने चाहिए वो आपके सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप देखेंगे, आप ऐसा कभी मत देखो कि इसमें से भाज्य कौन सा है अभाज्य कौन सा है, वो छोड़ दीजिए, वो एक अलग मैटर था, वो कल की क्लास आज से पहले था, वो कर गए। अब आप को प्राइम देख रहे हो, को प्राइम नंबर के लिए कैसी भी संख्या हो, छोटी बड़ी सम विषम भाज्य अभाज्य, इनको नहीं देखना, आपको केवल ये देखना है कि वो एक पाड़े में आते हैं कि नहीं आते। तो देखिए पहला ऑप्शन, क्या 4 और 9 किसी एक पाड़े में आता है क्या? तो आप कहोगे जी नहीं आता, 4 तो 2 के पाड़े में आता है, 9 3 के पाड़े में आता है। जबकि हमने कहा किसी एक पाड़े में आता है क्या? तो दोनों संख्या एक पाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये संख्या कैसी है? सह अभाज्य संख्या है। एक पाड़े में नहीं आई इसलिए ये कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 16 और 15 देखो, क्या 16 और 15 किसी एक पाड़े में आता है? जबकि आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए कि वो भाज्य है, भाज्य प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, वो नहीं देखना, आपने केवल ये देखना है कि क्या दोनों एक पाड़े में आएंगे। आप बोलोगे नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो ये भी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। उसी क्रम में 11 और 19 देखो, 11 और 19, क्या 11 और 19 दोनों एक पाड़े में आते हैं? आप बोलोगे ये भी नहीं आता, तो ये भी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। लेकिन 13 और 39 की बात करें तो दोनों संख्याएं 13 के पाड़े में आती है, दोनों संख्याएं 13 के पाड़े में आती है अपने पास में। तो इस केस के अंदर क्या हुआ कि आपके ये जो संख्या है वो सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपने क्या याद रखा? देखो, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में अच्छे से समझ पाए तो आप याद रखिएगा, वे संख्या युग्म जिनका HCF 1 हो, महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। अब ये लाइन समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, ना आए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको केवल इतना देखना है, वे संख्या युग्म जो एक पाड़े में नहीं आती वो सारी संख्या क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या। तो उम्मीद है आपको ये सह अभाज्य को प्राइम हमेशा के लिए कंफ्यूजन क्लियर कर गया होगा। तो आपका सह अभाज्य और को प्राइम नंबर। आगे आइए हम बात करते हैं योज्य प्रतिलोम और ऋणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम और ऋणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में देखिए। देखो, इनवर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक एडिटिंग इनवर्स होता है और एक मल्टीपल इनवर्स होता है। क्या होता है योज्य, क्या होता है ऋणात्मक? ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने कोई संख्या लिखी, क्या लिखा? आपने लिख दी कोई A/B, कोई एक ऐसी वैल्यू है। अगर आपको कहा गया कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ऋणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? जो अगर संख्या आपको प्लस की दे रखी है तो आप उसका माइनस रूप कर दो, और अगर माइनस दे रखा है तो आप उसका क्या? प्लस रूप कर दो। इतना करना ही कहलाता है योज्य प्रतिलोम। देखो और आगे बढ़िएगा। इसी प्रकार से आपको एग्जांपल दे दिया कि -m/n है, अगर इसका योज्य प्रतिलोम पूछ लिया तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे जी m/n। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख दो। इतना करना ही क्या कहलाता है? उनका
योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़िएगा। अगर यही संख्या अपने को दे दे a बटे बी और इसका आपसे पूछ ले क्या कि व्युत्क्रम क्या होगा, यही क्वेश्चन आपसे व्युत्क्रम पे पूछ ले तो आप क्या लिखोगे b बटे में a b देकर उसका व्युत्क्रम पूछा तो आप क्या लिखोगे b बटे a। क्या करना है, देखो अभी अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ध्यान रखना है कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर। अंश और हर को बदलना ही क्या कहलाता है, हमारा प्रतिलोम कहलाता है। कौन सा, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं, या मल्टीपल इनवर्स की बात करें। इसी क्रम में और आगे बढ़ो। अगर आपने लिखा माइनस एम बटे एन और इसका आपको व्युत्क्रम पूछ लिया तो आप क्या पढ़ेंगे, माइनस एन बटे एम। तो एक चीज समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से, क्या कि अगर आपने प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दिया तो योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। लेकिन याद नहीं, आपने प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, लेकिन ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर लेके चले जाते हैं तो कहलाते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको आप रनिंग रूप में ज्यादातर व्युत्क्रम नाम से पढ़ते हैं। तो ये अगर बात समझ में आई है तो आइए देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। हम एक तरफ तो योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, और दूसरी तरफ गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। एडिटिंग और मल्टीपल इनवर्स, है ना। आइए एग्जांपल के साथ बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 8। 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 8 का योज्य प्रतिलोम क्या बनेगा जी, -8 बनेगा। और 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 8 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखो अगर समझ में ना आए तो नीचे 1 लगा दो। 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। बात समझ में आई अपने को। अगर इस प्रकार से थोड़ा नहीं क्लियर हो रहा तो आइए थोड़ा रफ फर्क बदल देते हैं अपने। आइए अब हम संख्या लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमने संख्या ली 8, यहां पर लिख देते हैं। तो 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो ये तो हो जाएगा जी -8। 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप लिखेंगे इसे 1/8। समझ में आ रही है क्या बात अपने को, प्लस था इसलिए माइनस कर दिया, इसके नीचे 1 लगाओगे, पक्ष बदल दोगे तो 1/8 क्या कहलाया, ये योज्य और ये गुणात्मक। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ और बात करते हैं आगे। आगे दूसरा एग्जाम्पल लिया आपने -13। -13 का अगर योज्य प्रतिलोम पूछा तो आप क्या कहेंगे, प्लस का 13। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा तो आप क्या कहेंगे, 1/13, लेकिन किसका आएगा जी, माइनस का आएगा। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, -13 के आगे लगाएं, क्या माइनस इस लाइन के बराबर में लगाएं, कि -1 के आगे लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों ही केस में आपकी जो भिन्न है वो नेगेटिव है, तो माइनस किसी के भी आगे लगा दो, उससे नहीं है, परेशान नहीं होना आपने को। तो देखिए आपने प्लस वाली संख्या का भी दोनों मान बता दिए, माइनस वाली संख्या के भी दोनों मान बता दिए। आइए हम एक बार भिन्न संख्या को और पकड़ते हैं, और भिन्न संख्या के रूप में देखिएगा। अगर आपको आया क्वेश्चन की 2/5, इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, तो आप कहेंगे जी -2/5 है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप कहेंगे 5/2 है। तो समझ में आ रहा है बात जी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना। और आगे बढ़िए एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपने। -3/7 है, अगर आपने इसका योज्य प्रतिलोम बताया तो क्या कहेंगे, 3/7 होगा। अगर आपने इसका गुणात्मक बताया तो क्या होगा, -7/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना कहलाता है क्या, योज्य, और ये कहलाता है क्या, आपका गुणात्मक प्रतिलोम। तो आपके अभी तक के दोनों इनवर्स क्लियर हुए, योज्य क्लियर हुआ और आपका गुणात्मक हुआ। चलिए आगे आते हैं बात, इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बन के आता है कि किसी ऋणात्मक यानी नेगेटिव संख्या का योज्य प्रतिलोम होगा। ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम होगा, तो ये कैसा होगा ये बताने के लिए देखिए आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे, या तो नेगेटिव और या पॉजिटिव। ये दो ऑप्शन में से एक निकालना है। इसी प्रकार से अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। किसी ऋणात्मक संख्या का
व्युत्क्रम कैसा होगा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम कैसा होगा? ऑप्शन फिर वही दो, या नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आपने अभी आपने सीखा, देखो कैसे किस प्रकार से सीखा था। अगर कोई नेगेटिव संख्या है और उसका योज्य प्रतिलोम बताना है, एडिटिंग इनवर्स बताना है, तो आपने क्या सीखा कि सिंबल बदलना है। अगर प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। तो बड़ी आसान सी बात। ऋणात्मक यानी माइनस का अगर योज्य प्रतिलोम कहोगे तो आपका कैसा हो जाएगा जी, क्या जी पॉजिटिव यानी धनात्मक मान प्राप्त होगा अपने को। लेकिन जब आप व्युत्क्रम करते हैं तो आप उसके सिंबल के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करते। अगर आपकी संख्या पॉजिटिव है तो व्युत्क्रम भी पॉजिटिव, नेगेटिव है तो व्युत्क्रम भी कैसा आएगा, नेगेटिव ही प्राप्त होगा। तो उस केस के अंदर आपका संख्या ऋणात्मक है तो आपका व्युत्क्रम भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। आपको ध्यान में आना चाहिए। अगर आपके कुछ कंफ्यूजन आए तो पिछले चारों एग्जांपल वापस देख लेना। देखो, पॉजिटिव संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पॉजिटिव होता है, व्युत्क्रम पॉजिटिव होता है, लेकिन योज्य प्रतिलोम नेगेटिव होता है। नेगेटिव संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, नेगेटिव ही होगा। यानी सिंबल बदलते हैं कब, जब आप उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद है कि बात अभी तक समझ में आ रही होगी। दोनों क्वेश्चन क्लियर है आपके? चलिए और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कहता है, किसी संख्या का उसके ऋणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर प्राप्त होगा। देखो, कोई आपकी नेगेटिव संख्या और उसका आप प्रतिलोम कर दोगे तो कैसा रिजल्ट प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्रतिलोम सॉरी। तो उसके लिए रटना कुछ है, कैसा मतलब, वो ये कह रहे हैं कि क्या वैल्यू प्राप्त होगी, कैसा नहीं सॉरी, क्या वैल्यू प्राप्त होगी अपने पास में। तो इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए जो नेगेटिव रूप का हो। मान लीजिए आपने कहा 7/11 ले लेते हैं, आपने -7/11 लिया और आपने कहा किसी संख्या को उसका योज्य प्रतिलोम से गुणा करने पर, आप गुणा नहीं करना सॉरी गलती से लिखा, जोड़ने पर, जोड़ करने पर, जोड़ करना है। देखिएगा कैसे, तो -7/11 है, इसका आपने अभी क्या पहले क्या प्राप्त करना है, इसका ऋणात्मक प्रतिलोम प्राप्त करना है। तो माइनस वाले का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आपका ऋणात्मक प्रतिलोम हो गया 7/11। और अब उन दोनों के बीच में क्या करना है, जोड़ करना है। तो आपने जोड़ किया, आप देखेंगे एक समान संख्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कटने के बाद में क्या आता है, 0। आपको ध्यान रखना है, हमारे तीसरे प्रश्न का रिजल्ट अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया, याद ना रहे तो कोई भी आप एग्जाम्पल उठा लीजिए, छोटी बड़ी प्लस माइनस भिन्न पूरी पूर्णांक, जैसा आपको समझ में आए कि एग्जाम्पल उठाइएगा। और आपसे ये कहना है कि उस संख्या को लो, उसका योज्य प्रतिलोम करो और दोनों को आपस में जोड़ दो। जोड़ेंगे तो सदैव और सदैव रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3। आइए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किसी संख्या का उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त होता है। किसी संख्या का उसके व्युत्क्रम से अगर आप गुणा कर दो तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। तो फिर से आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई मर्जी एग्जांपल ले लीजिए जो अच्छा लगे आपने। मान लीजिए आपने लिया 2/7, आपने एक संख्या उठाई और कैसे भी लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता, और उस संख्या का आप क्या करना है, पहले व्युत्क्रम करो। तो 2/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7/2। और अब इनका आपस में क्या करना है, गुणा करो। तो गुणा करोगे, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। आपका सेकेंड रिजल्ट या क्वेश्चन नंबर 4 का। इससे पहले 0 आया था, अब 1 आया था। इसी प्रकार का एक अंतिम क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, ये 5 क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेने चाहिए थे। और इनका ध्यान रखो, आप इस प्रकार का बना प्रश्न, क्योंकि सामान्य जो इनवर्स होते हैं दोनों प्रकार के, उन पे केवल ये 5 ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं रखा जाता आपके सामने। तो आगे क्या कहते हैं, किसी संख्या का किसी संख्या के
योज्य प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होगा। गुणनफल होगा। तो ये भी ध्यान रखिए, कोई संख्या उसका योज्य प्रतिलोम भी और उसी का ही गुणात्मक प्रतिलोम, यानी उसी संख्या का ही दोनों भाग, तो आप उनका आपस में गुणा करेंगे तो रिजल्ट कैसा प्राप्त होगा। उसके लिए फिर से देखिए, आप कोई एग्जांपल देखो, उठाना आना चाहिए अपनी तरफ से, और मैं कह रहा हूं कोई, इसका मतलब कुछ मर्जी लिखो। भिन्न संख्या इसलिए ले रहे हैं ताकि आप इनको दोनों अंश निकालना थोड़ा आसान बना रहे आपके लिए। आपने संख्या ली 3/4, वो कहता है पहले इसका योज्य प्रतिलोम करो, तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस वाले का माइनस करना है कि नहीं करना, बिल्कुल आप अच्छे से जानते। अब वो कहते हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी करो, इसी संख्या का, मूल संख्या का करना है, इसका मत कर देना। गुणात्मक संख्या का क्या करना है, सॉरी संख्या का क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम, यानी व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम करोगे तो पक्ष बदल दोगे, ये आपकी दो संख्या प्राप्त हुई। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो आप देखिए -3/4 का आप 4/3 के साथ क्या करने जा रहे हैं, गुणा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ जी, -1। तो आपको ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से ध्यान होना चाहिए। मैं रिपीट करना चाहूंगा, कोई नेगेटिव संख्या का योज्य प्रतिलोम पॉजिटिव प्राप्त होता है, नेगेटिव संख्या का व्युत्क्रम हमेशा नेगेटिव प्राप्त होता है, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम जोड़ दें तो सदैव 0 प्राप्त होता है, किसी संख्या में उसका व्युत्क्रम से गुणा कर दें तो सदैव 1 प्राप्त होता है, और किसी संख्या का योज्य और गुणात्मक का आपस में गुणा कर दें तो क्या रिजल्ट है, -1 प्राप्त होता है। तो ये पांचों रिजल्ट दो बातों पर है, या तो आप समझ बना लीजिए या याद कर लीजिए, लेकिन इन दोनों पे ये बने पांचों पर्सन बड़े शानदार है। और बार बार किसी न किसी एग्जाम्पल में या किसी क्वेश्चन में पेपर के दौरान सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन बने तो बहुत बढ़िया, नहीं बनता तो कथन के रूप में जरूर आके रुका रहता है। सत्य और असत्य की जब पहचान की जाती है तब इस प्रकार की स्टेटमेंट आपके सामने जरूर रखी जाती है। तो ये दोनों प्रकार के इनवर्स, उम्मीद है कि आपको ये भी क्लियर हुए होंगे। अब तक के हमने भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा, फिर हमने सहअभाज्य को प्राइम पढ़ा, फिर हमने इनवर्स की बात की। उम्मीद है अभी तक की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आगे। 2 दिन आपकी क्लास ऑफ रहेगी, संडे और मंडे को किसी कारण से मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगा ऑनलाइन किसी भी प्रकार से, और उसके बाद में आपके पेड कोर्स की जो क्लासेस होगी मंगलवार से वो रेगुलर बनी रहेगी, और आपके यूट्यूब की क्लास संख्या पत्ती को आगे चलाएंगे। लेकिन अभी भी सांख्यिकी के प्रश्नों में कुछ विद्यार्थियों के डाउट बने होंगे, प्रैक्टिस शीट अभी कुछ विद्यार्थी अभी बार बार रेंडमली मेरे पास प्रश्न भेज रहे हैं। मैं आपका लास्ट इंतजार करूंगा सोमवार तक। आप सोमवार शाम तक आपके जो सांख्यिकी चैप्टर के जो भी डाउट है मुझे भेज दीजिए। मंगलवार को पहले सांख्यिकी टॉपिक के जो डाउट क्लास होगी वो मैं कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद में बुधवार से अपना संख्या पत्ती टॉपिक आगे लगातार चलना शुरू करेगा। 2 दिन आगे आपकी क्लास ऑफ रहेगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा किसी निजी कारणों की वजह से। तो आइए आगे की बात करते हैं अपने सम और विषम को लेकर। देखिए अब कुछ छोटे छोटे क्या मैंने कॉमन से स्टेटमेंट पे बनने वाले उन क्वेश्चनों को रूप में आपके सामने रखा है, ताकि क्या आप ऐसे बने छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी रखते हैं कि नहीं करते। देखो इन पे बना सीधा प्रश्न आए वो तो बहुत अलग बात है, अच्छी बात आ जाए तो, नहीं भी आते इनके बिना गणित पूरी नहीं होती। तो आपको आना चाहिए ये सब चीजें। कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो और अपना आंसर टिक करो सीधा, बताइए क्या आएगा, है ना। तो देखिए क्या एक्स सम संख्या है और वाई और जेड विषम संख्या है, तो इन तीनों का जोड़ क्या होगा। जब इसने कह ही दिया कि भी x सम संख्या है, तो आप x की कोई भी वैल्यू ले लो जो सम हो, तो मैंने लिख दिया 6। मुझे बताओ 6 से सहमत है क्या आप। आपने एक सम संख्या लेनी थी, ले लिया, और कोई भी मतलब कुछ भी हो सकता है, मैंने 6 लिखा। y और z विषम संख्या है, तो y विषम संख्या कुछ भी ले लो 5, z विषम संख्या लेना है कुछ भी ले लो 3। आपकी गणित जबरदस्त है तो ले लेना बड़ी, 5331, 3291, इतनी बड़ी संख्या आपको अच्छा लगता है तो ले लीजिए। लेकिन बात यहां खत्म हो रही थी, x आपकी सम है, y और z विषम संख्या है। अब वो कहता है कि इन तीनों का जोड़ करो, कर देते हैं भाई, तीनों का जोड़ कर लेते हैं, कहां दिक्कत है। आज जोड़ करते हैं अपने 6, 5 और 3। तो आप जोड़ करेंगे 5 और 3 8, 8 और 6 कितना हो गया 14। अब आपका ऑप्शन बनाना है, मैं बना देता हूं। देखो वो कह रहा है कि जब आप इन तीनों का जोड़ करोगे तो रिजल्ट कैसा प्राप्त होगा। दो ही ऑप्शन है, या सम या विषम। तो आप किस पे जा रहे हैं, नेचुरल सी बात है सम संख्या पे जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि दो विषम संख्याओं का जोड़
हमेशा और हमेशा सम होता है। अगर नहीं ध्यान में तो मैं लिख देता हूं, दो विषम संख्याएं ओड नंबर को जब आप जोड़ते हैं तो आपका रिजल्ट ओड ही प्राप्त होता है। दो विषम संख्याओं का जोड़ कैसा प्राप्त होता है? विषम ही प्राप्त होता है। और दो सम संख्याओं का जो जोड़ होता है वो सदैव और सदैव कैसा प्राप्त होता है? सम ही प्राप्त होता है। लेकिन यदि आपकी एक संख्या सम और एक संख्या अगर विषम है तो आपका रिजल्ट कैसा प्राप्त होता है? सदैव विषम प्राप्त होता है। ये बिल्कुल प्राइमरी सेक्शन क्लास की छोटी सी प्रॉपर्टी जिसको आप याद रखिएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन। आइए इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन, यदि 5 की पूर्ण वर्ग संख्या 25 है तो -5 की पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन एक बड़ी बात बताने जा रहा था। क्या बताने जा रहे हैं? आपको ध्यान अगर है तो अच्छी बात, नहीं तो मैं लिख देता हूं, देखिए। और इन प्रश्नों के साथ में बहुत सारी अतिरिक्त बेसिक सी बातें जिनको मैं बता सकता हूं, और इसलिए मैं आपको लिखते जा रहा हूं और इन प्रश्नों को साथ में रखा है ना। देखिए क्या जानते हैं, आपकी कोई नेगेटिव संख्या है, उसकी पावर लगी होगी, कोई भी नेगेटिव संख्या होगी उसकी पावर लगी होगी, पावर हमने n मान ली। अब देखिए इस पे फर्क पड़ता है कि n आपका इवन नंबर है या n आपका ओड नंबर है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपका n का मान सम संख्या है, जैसे मान लीजिए आपने कहा -5 की पावर जो है वो 18 है। -5 की पावर कितनी? 18। -5 की पावर 18 मान निकालना भले ही ना आए, लेकिन आप देखिए कि अगर आपकी कोई नेगेटिव संख्या है और आपकी घात यदि सम है तो आपका जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा वो हमेशा और हमेशा कैसा प्राप्त होगा? पॉजिटिव, यानी कैसा प्राप्त होता है? धनात्मक प्राप्त होता है। कब होता है? कि कोई भी नेगेटिव संख्या की घात यदि सम है तब। लेकिन यदि आपकी घात, यदि आपके इसी प्रकार के बने संख्या की घात है, मान लीजिए कैसे आ जाए? ओड यानी विषम आ जाए, उस केस के अंदर आपका रिजल्ट कोई सा भी आए, लेकिन आपका रिजल्ट आएगा कैसा? माइनस में आएगा, यानी कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आप नेगेटिव संख्या के अगर सम घात लगाते हैं तो पॉजिटिव प्राप्त होता है, और अगर नेगेटिव संख्या की घात अगर आप विषम संख्या लगाते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होता है। ये बात यहां पूछने जा रहा था। क्या 5 का पूर्ण वर्ग 25 होता है तो -5 का क्या होगा? तो क्या फर्क पड़ता है? ये देखो, -5 वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। और स्क्वायर अगर आप मान जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी जानते तो आप देखो ये जो n का मान है अब कैसा सम, और हमने कहा कि अगर घात सम हो तो रिजल्ट कैसा प्राप्त होता है? पॉजिटिव, यानी धनात्मक प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा ये थोड़ी ना पूछा था उसने, उसने पूछा कितनी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी, सॉरी कितनी पूछा है, कितनी का, तो फिर -5 का कितना हो जाएगा? +25। तो याद रखिएगा कि नेगेटिव संख्या का वर्ग करते हो तो पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होता है, केवल इतनी कॉमन सी बात। और उसके लिए बड़ी संख्याओं पे क्वेश्चन का जब स्तर बड़ा होता है तब वहां पर ये चीज काम आएगी। और ध्यान रखिएगा, यदि आपकी घात सम है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव प्राप्त होता है, यदि आपकी घात विषम है तो रिजल्ट है नेगेटिव प्राप्त होता है। आपके सेकंड क्वेश्चन में हम ये बताने का प्रयास कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं करवा ही चुका हूं अपने पास में कि x और y विषम संख्याएं हैं। तो मैंने अभी लिखा था, मैं फिर भी रिपीट करना चाहूंगा। देखो पिछले पेज पे आपने लिखा कि अगर दो विषम संख्याएं, देखो दो, एक चीज और जोड़ सकते हो, या जोड़ो, तो ये गलत लिख दिया हमने, क्या जल्दबाजी में लिखा? दो विषम संख्याओं का जोड़ जो होता है वो सम होता है ना। ठीक है, ये तो चलो पिछले पेज पे आ गए, तो मैं वापस अपने को ध्यान में भी आ गया। देखो क्या कहते हैं कि दो विषम संख्याओं को भले जोड़े या भले घटाएं, दोनों का या जोड़ करो या घटाव करो, रिजल्ट आपका कैसा प्राप्त होता है? हमेशा सम। देखो आप एग्जांपल ले सकते हैं, 11 और 7, अगर आपने इनको जोड़ा तो रिजल्ट कितना हो गया? 18। और 11 में से 7 घटा दिया तो रिजल्ट कैसा हो गया? 4। और दोनों ही रिजल्ट कैसे हैं? सम है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए अपने तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक्स वाई दोनों विषम संख्या, तो आप उनका जोड़ करोगे या घटाओगे तो रिजल्ट सदैव और सदैव कैसा प्राप्त होगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल सम प्राप्त होगा। आपका क्वेश्चन खत्म हुआ नंबर 3 पे। क्लियर है बात? पिछले प्रश्न का थोड़ा एरर आज थोड़ी सी 2-3 मिनट पहले मैंने बता दिया, उस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सी प्राकृत संख्या है जिसका पूर्ववर्ती नहीं होता? देखिए आप दो चीजें ध्यान रखिएगा, क्या होता है पूर्ववर्ती और क्या होता है परवर्ती। देखो आपने इस प्रकार की अगर संख्या लिखी, क्या लिखा? देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। जब इस प्रकार की संख्या लिख देते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब आप अपने इस तरफ चलते हैं, दाएं तरफ चलते हैं, तो आप उस संख्या का प्राप्त करते हैं कौन सा मान? परवर्ती।
और बाईं ओर चलते हैं तो आप उसका मान प्राप्त करते हैं कौन सा, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो आपसे पूछा है वह कौन सी प्राकृत संख्या जिसका पूर्ववर्ती नहीं होता। तो आप देखिए प्राकृत संख्या एक लेते हैं, एक का पूर्ववर्ती अगर हम देखें तो कौन है, जीरो है। पूर्व मतलब पहले वाली संख्या, छोटी संख्या। एक का पूर्ववर्ती जीरो है, लेकिन जीरो तो क्या है, वो प्राकृत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो वो नंबर है, पूर्ण नंबर है अपने पास में। इस केस के अंदर आप क्या कहते हैं कि वो सबसे छोटी संख्या जिसका पूर्ववर्ती प्राकृत नहीं होता, उसका जवाब आपके पास में क्या होता है, एक। और ये एक क्यों, क्योंकि इससे जो पहले की जो संख्या होती है वो जीरो होती है, और जीरो जो होती है वो एक प्राकृत संख्या नहीं होती। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा था सामान्य लैंग्वेज में कि वह संख्या बताइए जहां से प्राकृत संख्याओं की शुरुआत होती है, और प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, एक से होती है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सी पूर्ण संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। वह कौन सी पूर्ण संख्या है जिसका पूर्ववर्ती, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्लियर कर लेना भाई। लैंग्वेज आप शायद पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया। वह कौन सी प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखो प्राकृत संख्या एक का तो पूर्ववर्ती होता है ना, लेकिन आपको ध्यान रखना है वह कौन सी प्राकृत संख्या जिसका पूर्ववर्ती प्राकृत नहीं होता, ये ध्यान रखना है भाई, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। वह प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती प्राकृत नहीं होता, तो उसका मतलब यहां पर प्राकृत संख्या के बारे में पूछा जा रहा था केवल और केवल। आज का थोड़ा समय नहीं मिल पाया, तो सीट के अंदर अगर पीपीटी में कोई एरर है तो मैं क्लियर करता चलूंगा। वह कौन सी पूर्ण संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती पूर्ण नहीं होता, यहां पूर्ण लिख लेना और फिर अपने क्वेश्चन को पढ़ो। वह कौन सी पूर्ण संख्या जिसका पूर्ववर्ती पूर्ण नहीं होता, इसका मतलब पूर्ण यानी वो नंबर्स। देखिए आप संख्या लिखते हैं 0 1 2 3 और 4, ये आपके कौन से नंबर हैं, ये आपके वो नंबर्स हैं, आपके पूर्ण संख्या है। अब वो ये कहता है कि आप बताएं क्या जो सबसे छोटी जो संख्या 0 है, क्या इसका पूर्ववर्ती मिलेगा। आप बोलोगे जी मिल सकता है, क्योंकि प्रत्येक संख्या का पूर्ववर्ती भी होता है, परवर्ती भी होता है। तो 0 का पूर्ववर्ती कौन है, -1। लेकिन समस्या ये है कि जो -1 है वो क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, तो आपका जवाब आया क्या, 0। ये आपका क्वेश्चन पूर्ववर्ती पे। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आज बिल्कुल सामान्य छोटी सी बात करें। सीट को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, मंगलवार से अपने इस सीट के प्रैक्टिस प्रश्नों की शुरुआत कर देंगे 1 नंबर से लेते हुए। 7 में 0 का भाग दे तो क्या प्राप्त होगा। अब इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं लगी मेरे को, क्योंकि आपको फिर भी दो चीजें ध्यान रखिए। अगर आपका क्वेश्चन ये होता 0 में 7 का भाग देना, और अगर आपका क्वेश्चन होता है 7 में 0 का भाग, यदि ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप ये कहते हैं कि आपका रिजल्ट शून्य ही प्राप्त होता है। 0 में यदि किसी संख्या का भाग देते हैं तो रिजल्ट 0 प्राप्त होता है, लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो आपका रिजल्ट होता है अपरिभाषित, यानी इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर अपरिभाषित है तो आप इसका, अगर आपका अपरिभाषित ऑप्शन नहीं है तो आप क्या टिक करेंगे, इन्फिनिटी यानी अनंत की बात करते हैं। कब, जब 0 का भाग देते हैं। लेकिन 0 में किसी का भाग दे तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है। तो ये तो कोई बड़ी विशेष बात नहीं, मेरे ख्याल से आपको ध्यान में होगा, फिर भी मैं लिख देता हूं। यदि आप दो नेगेटिव संख्याओं का गुणा करते हैं तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव प्राप्त होता है। दो पॉजिटिव संख्याओं का जब आप गुणा करते हैं तब भी रिजल्ट आपका पॉजिटिव प्राप्त होता है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का गुणा करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव प्राप्त होता है। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव तो आप गुणा करते हैं तो क्या, नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होता है। और इसने क्या कहा है कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल कैसा होगा। देखो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। -3 का गुणा अगर मैंने -7 से करने को कहा, क्या दोनों नेगेटिव संख्या है, आप गुणा करोगे तो 7 या 21 हुआ, लेकिन ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आपका रिजल्ट कैसा प्राप्त हुआ, प्लस का 21। तो आप यह कहते हैं धनात्मक प्राप्त होगा, धनात्मक। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दो ऋणात्मक संख्याओं का योगफल कैसा होगा, ये समझदारी से काम करें। एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो संख्याएं जैसे भी हो, अगर आपकी पॉजिटिव संख्याएं जोड़ करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव संख्याएं जोड़ करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव जाएगा। वो जब गुणा होता है तब सिंबल बदलता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर ना समझ पाए तो देखो आपका क्वेश्चन बना देते अपने। -7 में
हमें जोड़ना है -4। क्या ये दोनों नेगेटिव संख्या है या नहीं है? अब जोड़ करना है तो जोड़ करने के लिए देखो ये -7, ब्रैकेट के बाहर प्लस अंदर माइनस। अभी देखो आपने क्या लिखा था, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस और गुणा करें तो रिजल्ट कैसा आ जाता है? माइनस में आ जाता है। आपने किया था अभी, तो यहां से हुआ माइनस और ये कितना हो गया? 4। अब ये जोड़ करना हुआ, दोनों ही संख्या नेगेटिव है तो आप काउंट करो, 7 और 4 11। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव, नेगेटिव है तो रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। तो आपका रिजल्ट -11 प्राप्त हुआ। तो आपका कहना क्या हो गया कि आपका जो रिजल्ट होगा वो कैसा प्राप्त होगा? ऋणात्मक प्राप्त होगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसी क्रम में 9 पे बात करते हैं। दो पूर्णांकों -20 और +20 का अंतर होगा। दो पूर्णांकों के अंतर की बात करते हैं, -20 और +20 के बारे में। तो इस क्वेश्चन को रोक के मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। देखो आपसे ऐसा पूछ लिया जाता, -3 व +3 का एक तो पूछ रहा है अंतर आपसे, और एक कह रहा है -3 व +3 के बीच में पूर्णांक कितने हैं। और एक कह रहा है -3 व +3 का जोड़ कितना है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी गणित की बात हो रही है, गणित बड़ी सामान्य चली। अभी हम संख्या पत्ती का पहला चैप्टर, अगर हम गणित के अकॉर्डिंग बात करें तो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है, और पहले चैप्टर में जब आप बेसिक सी बातें जानते नहीं है तो गणित को कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए वो सामान्य कैलकुलेशन वाली सामान्य बातें जो विद्यार्थी जिनका गणित सब्जेक्ट नहीं होता, इन छोटी छोटी चीजों में कहीं ना कहीं त्रुटियां करते हैं, तो उनको समझाने के लिए अपने ये सारी बातें करें अपने, और ध्यान से कीजिएगा। शुरुआती क्लास से बेस अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस होगा तो गणित अच्छा कर पाएंगे आप। तो -3 व +3 का अंतर, कभी भी ध्यान रखिए कि दो संख्याओं में अंतर बताने का मात्र एक ही तरीका होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। फिर से रिपीट कराऊं, अंतर जब भी पूछा जाता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो यहां पर देखिए हम पहले क्वेश्चन को कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में बड़ी संख्या कौन सी है? -3 या +3? आप कहोगे +3 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, और ब्रैकेट के अंदर और बाहर माइनस माइनस है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 + 3 रिजल्ट कितना आ गया? 6। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। तो आपके कभी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इस प्रकार की संख्या एक समान दे दे और उसका अंतर पूछ लिया जाता है तो कुछ नहीं करना, उनका सीधा जोड़ करो, रिजल्ट है 3 और 3 6, बात खत्म हुई। यहाँ पर अगर कहता है इधर -5 उधर +5, अंतर कितना है? तो 5 और 5 10, बात खत्म हुई। अगर कहता है इधर -3 उधर 5, तो फिर आप क्या करते? 5 और 3 8, मतलब उस सिंबल को छोड़ दो, सीधा जोड़ दो, रिजल्ट खत्म होता है अपने पास। क्यों? क्योंकि ये भी ध्यान रखिए कि अंतर कभी नेगेटिव नहीं होता। अब आ जाते हैं बीच में पूर्णांक। अब इस बीच के पूर्णांक का मतलब क्या है? तो आपका क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ये क्वेश्चन है। अब वो कहते हैं कि इसके बीच में संख्याएं कितनी आई है, वो भी पूरी पूरी, वो कितनी आई है बताइए। तो उसके लिए आप गिन लो, 1 2 3 4 और 5। तो आपका रिजल्ट कितना प्राप्त हुआ जी? आपका रिजल्ट प्राप्त हुआ 5। अब ये छोटी संख्या तब तो गिन गए, बड़ी होती तो क्या करते? उसका आसान तरीका देखो क्या करना होता है। उसके लिए कुछ नहीं करना होता, आप इन दोनों का जोड़ करो, अभी जो किया था अंतर के रूप में। तो 3 और 3 कितना? सिंबल छोड़ दो, 3 और 3 कितना हो गया? 6। आपका जो रिजल्ट प्राप्त होता है 6, जो सिंबल को छोड़ते हुए रिजल्ट पड़े, 3 और 3 6, 6 में से एक कम कर दो तो कितना आ गया? 5। यही तो आपका क्वेश्चन था। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा होता, -13 और +13 के बीच में कितने पूर्णांक है? तो आप माइनस का सिंबल छोड़ो, 13 और 13 कितना हो गया? 26, एक कम कर दो, कितना आ गया? 25। तो बीच में पूर्णांकों की संख्या 25 है। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हुआ। समझ में आ रही है ना जी बात? एक तरफ आपने अंतर किया है और एक तरफ बीच में आने वाले पूर्णांक। अब क्या करना? उनका जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए आप क्या जानते? किसी भी संख्या को आगे पीछे लिखो, आप अच्छे से जानते कि जोड़ में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो -3 में जोड़ना है क्या जी? +3। और आप अच्छे से जानते हैं आपका क्वेश्चन क्या बन के आएगा स्टेटमेंट में, एक समान रूप की संख्या धनात्मक व ऋणात्मक रूप में हो तो उनका जोड़ करें तो क्या प्राप्त होगा। तो यही देखो, एक समान संख्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनका जोड़ेंगे तो रिजल्ट सदैव और सदैव क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपने अभी किए हैं, उसमें से बना एक क्वेश्चन ये है। उसने कहा -20 और +20 का अंतर कितना है। उस केस में मैंने क्या बताया था? उन दोनों का जोड़ कर दो। तो इधर 20 देखा, इधर 20, 20 और 20 कितना हो गया? 40। तो आपके क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ 40। अगर हल करना है तो करो, अंतर बताने के लिए बड़े वाले यानी प्लस वाले 20 में से माइनस वाला 20 घटाएंगे,
घटाएंगे तो 20 और ये माइनस माइनस प्लस, और 20 कितना हो गया 40। ये बात आप लिख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। आइए इसी क्रम में 10 नंबर देखो। -20 और +20 के बीच में पूर्णांकों की संख्या क्या होगी? क्या तरीका बताया मैंने अभी? मैंने केवल ये कहा था उनका जोड़ करो और एक कम कर दो। इधर क्या दिखाई दे रहा है अपने को? इधर क्या दिखाई दे रहा है 20, इधर क्या है 20। 20 और 20 कितना हो गया 40, और 20 और 20 40 में से एक कम कर दिया तो कितना रह गया 39। यही आपसे पूछा गया था। तो केवल आपकी एक ऋणात्मक एक धनात्मक संख्या, उनका अगर आपसे आपके बीच में आने वाली संख्या पूछ ले कितनी है, तो उन दोनों का सीधा जोड़ करो बिना सिंबल के, प्लस माइनस मत देखो, और सीधे उसमें से क्या घटा दो, एक घटा दो। आपका क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको लग रहा है कि गणित वास्तव में यहाँ अच्छा बन रहा है, बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है, तो कुछ चीजें आपसे भी मैं जरूर चाहूंगा कि आप जरूर क्या करें, मेरी क्लास को जरूर देखने के बाद में या पहले जब भी समय मिलता है क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। अपने सभी व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फेसबुक जो भी ग्रुप्स है उसमें लिंक को जरूर शेयर करें। अपने सभी साथियों को जोड़िए जो कि मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, कहीं पे भी किसी भी एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स को लेकर अगर परेशान है तो पूरा एक नाम उनके सामने जरूर रखें, एमर्स अकेडमी का। और फिर से मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं आपके जूनियर अकाउंटेंट और RS की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ। 11 तारीख को पहला टेस्ट है, उससे पहले पहले अपना वो कोर्स है। कोई बड़ा प्राइस नहीं रखा गया, 49 रुपीज रखा गया है, जिसके अंदर हमने 12 टेस्ट रखे हैं। प्रत्येक के प्रश्नों की संख्या सब कुछ उसमें मेंशन है। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट बना रहता है, कोई संशय बना रहता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जरूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जो जानकारी चाहिए तो अपने। लेकिन अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, प्रश्नों का स्तर बड़ा शानदार रखूंगा मैं। मेरे द्वारा खुद तैयार किए गए सारे प्रश्न होंगे जिनको आपको करके देखना होगा। आइए अपने पास में 11 नंबर, ये रीजनिंग की तरह बात कर रहे हैं आपके पास में। ये रीजनिंग की तरह एक बनाते हैं अपने सरलीकरण के रूप में। क्या कहता है कि अगर इन दो संख्याओं के बीच में गुणा लगा है तो इसका मतलब आपको उनके क्या कर देना है, उनके बीच में जोड़ कर देना है। ये कहना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपको ने क्वेश्चन दिया कि 5 × 8 और आपने बीच में गुणा लगाए, इसका मतलब इसका हमें गुणा की जगह हमें क्या कर देना है, उनके बीच में जोड़ कर देना है। और जोड़ करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा ये हमें बताना है। तो 5 और 8 कितना हो गया 13। तो दिए गए प्रश्न का आंसर एक आसान सा मान था 13। सीधी सी इतनी बार कह रहा है, वो कह रहा है कि जब दो संख्याओं के बीच में गुणा लगा है तो आप प्लस कर दोगे और इतना करके रिजल्ट बताओ। तो हमारा गुणा लगा था, हमने गुणा को प्लस बनाया, तो 5 × 8 गुणा था उसमें प्लस किया, तो दोनों का जोड़ किया तो 13। ये आपका खतरनाक सा प्रश्न जिसे आपने जल्दी किया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान रखिए, आपके पास 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? अगर आप याद रख सकें तो बहुत छोटा सा रिजल्ट याद रखिएगा। क्या मैं लिख रहा हूं आपके लिए, कभी भी दो परिमेय संख्याएं दो अपरिमेय संख्याएं और दो वास्तविक संख्याएं, इन दोनों तीनों पे बने क्वेश्चन में क्या जी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्या है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या है, या कोई और संख्या दे देगा। मान लीजिए आपको ये कह दे कि 8 और 11 के बीच में कितनी परिमेय, कितनी अपरिमेय, कितनी वास्तविक, या वो कह देगा 5/7 और 3/11 के बीच में कितनी परिमेय, कितनी अपरिमेय, कितनी वास्तविक। आपके क्वेश्चन की शुरुआत कहीं से भी हो, लेकिन यदि आपसे 3 प्रश्न किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी, दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय, कितनी अपरिमेय और कितनी वास्तविक, अगर ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं तो रटा रटाया मात्र एक आंसर याद रखें और वो है अनंत, इन्फिनिटी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में 3 बातें पूछ ले, कितनी परिमेय है, कितनी अपरिमेय है, कितनी वास्तविक, रेशनल, इरेशनल और आपके रियल नंबर, अगर पूछ ले कितनी है, आपका मात्र एक ही जवाब है, वो क्या है, अनंत। नहीं फर्क पड़ता कि प्रश्न की शुरुआत कहां से हुई है, ये रिजल्ट याद रखना है आपको केवल 12 नंबर में।
13 नंबर में क्या कहता है कि 0.66 इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि इस प्रकार से जब कोई संख्या दे दी जाती है और वो बार बार रिपीट होती रहती है, अनंत तक जाती है, तो उस संख्या को एक बार लिखा जाता है और एक बार लिखने के ऊपर उस पर क्या लगा दिया जाता है, बार लगा दिया जाता है। ये अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेट रिपीटेड संख्या की बात की जा रही है, जिसको हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। जो अंक जितनी बार आता है, ये अनंत बार तक आ रहा होता है, तो उसको एक बार लिखो और उस पर बार लगा दो। एक अंक हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है। और जब से ये आप इस संख्या का दशमलव हटाएंगे तो बार के नीचे जितने अंक होते हैं उतने क्या लगा दीजिए, 9 लगा दीजिए। बार के नीचे जितने अंक होते हैं उतने 9 लगा दीजिए। इतना करते ही आपको एक रिजल्ट प्राप्त हुआ, जो किस रूप में था, P/Q रूप में था। यानी P की वैल्यू 6, Q की वैल्यू 9। अगर आप इसे आगे काटो, अगर ये ऑप्शन में मिल गया तो बहुत बढ़िया, 6/9 टिक करो और आगे बढ़ो। अगर ऑप्शन में नहीं है तो 3 के पाड़े से काट दो। 3 के पाड़े से काटेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2/3। आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपको प्राप्त हुआ। क्लियर है बात यहां पर? चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दो अपरिमेय, देखो मैंने अभी बात कही थी उसी पे बना सीधा सा। दो अपरिमेय संख्या √3 और √5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है? कोई दो अपरिमेय संख्या, एक √3 और √5, इनके बीच में कितनी अपरिमेय संख्या? और मैंने अभी कहा किन के बीच में पूछ रहा है, कहां से शुरुआत कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता। अगर 3 रिजल्ट या 3 क्वेश्चन, परिमेय कितने बीच में, अपरिमेय कितने आएंगे बीच में, वास्तविक कितने आएंगे बीच में, आपका मात्र एक ही रिजल्ट है और आपने क्या कहना है, इन्फिनिटी का या तो सिंबल लगा दो या अनंत लिखा होगा, दोनों में से जो भी होगा। आपका आंसर क्या आएगा, अनंत। क्वेश्चन नंबर 14 जो तू याद किया हुए रूप में से आ गया अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 15, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का, अब यहां से मैं कुछ चीज लिख रहा हूं, अगर आप याद रख पाओ तो बहुत शानदार तरीके से आप याद रख सकते हैं। कैसे एग्जाम्पल के साथ बात करोगे तो वो भी कर लेंगे, इतना कोई बड़ा विशेष नहीं है। आप ध्यान रखें हमेशा कि जब भी दो परिमेय, दो रेशनल नंबर लेते हैं, उनके बीच में प्लस करो या गुणा करो। दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप या तो जोड़ करो और या गुणा करो, आपका रिजल्ट सदैव और सदैव क्या प्राप्त होता है, परिमेय प्राप्त होता है, रेशनल नंबर प्राप्त होता है, हमेशा और हमेशा। लेकिन जब दो अपरिमेय संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का आप जोड़ और गुणा करते हैं तो आपका रिजल्ट सदैव और सदैव क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय ही, अपरिमेय या परिमेय प्राप्त होता है। अब आप बोलोगे ये तो कंफ्यूजन सी होगी, कैसे होगा? तो बड़ा आसान सा तरीका है, देखो आप गुणा में जल्दी समझ पाएंगे, इसलिए गुणा वाला एग्जांपल लीजिए। अगर मैंने √2 का गुणा √3 से करने का कहा, दोनों अपरिमेय संख्या हैं, आपका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, √6। और √6 संख्या कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, सही है। और आगे बढ़ो, अगर मैंने कहा √2 और √8 का गुणा करो, दोनों अभी भी कैसी संख्या है, अपरिमेय है। और जब आपने गुणा किया तो रिजल्ट कितना है, 8 2 16, लेकिन √16 का तो मान होता है कितना, 4, और वो संख्या कैसी है, परिमेय। बस एक कॉमन सी बात जो याद रखनी है, अगर दोनों तरफ परिमेय है तो रिजल्ट सदैव और सदैव परिमेय प्राप्त होता है, और दोनों तरफ अगर अपरिमेय है तो रिजल्ट सदैव और सदैव परिमेय या अपरिमेय प्राप्त होता है। और अगर हो सके तो तीसरा और रिजल्ट याद रख लीजिए कि एक तरफ परिमेय हो और दूसरी तरफ आपकी अपरिमेय हो, एक तरफ परिमेय हो और दूसरी तरफ अपरिमेय हो, तो आपका रिजल्ट सदैव और सदैव क्या होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। तो आप देखो 3 प्रकार के रिजल्ट हैं, एक में सीधा हमेशा परिमेय आता है, ये कब होता है, जब दोनों तरफ रेशनल नंबर हो, उनके बीच में जोड़ करो और भले गुणा करो। एक बार हमेशा इरेशनल यानी अपरिमेय आता है, कब, जब एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय हो। लेकिन एक ऑप्शन आता है जो दोनों ही लेके आता है, ये कब होता है, जब दोनों अपरिमेय संख्या हो। आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, क्या किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव कैसा होगा? तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि कभी तो वो परिमेय प्राप्त हो जाता है और कभी वो अपरिमेय प्राप्त हो जाता है। तो जहां संख्या पत्ती में शुरुआती कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको समझ बना के याद रखनी चाहिए। भूलने के केस में आप उनके एग्जाम्पल भी जरूर याद रखा करें, ध्यान रखा करें, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में का दशमलव रूप कैसा है, ध्यान से बताएं कि इसका दशमलव रूप कैसा है। तो देखो पहली चीज तो कि मान कहां तक जा रहा है, अनंत तक। अनंत तक जा रहा है तो आपने अशांत तो लिखना ही है ना। अब आवर्ती और अनावर्ती की बात, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड की बात हो रही है। तो इसमें देखो पहले यह आया 2 1 1 आया, फिर 2 1 1 3 बार आ गया, फिर 4 बार आ गया। क्या एक ही ग्रुप बार बार आ रहा है, क्या एक समूह एक बार रिपीट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो ये क्या कहलाएगा, अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड संख्या। और ऐसी संख्या क्या कहलाती है आपके लिए, अपरिमेय संख्या का काम करता है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, लेकिन केवल तब जब आपने मेरी क्लास को पहले दिन से पहले पॉइंट से पढ़ना शुरू किया है। किसी भी चैप्टर को पढ़ो, अगर मेरी क्लास को देख रहे होते हो तो आप उससे पहले की हुई क्लासेस को पहले जरूर देखा करो, बड़े अच्छे से समझाया गया है। जब पहले सारे बेसिक क्लियर किए जाते हैं फिर अपने क्वेश्चनों पे आते हैं, ताकि आप जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तब आपको समस्या आए ना। यदि बिना इन 2 आज क्लासों के कल अपने क्वेश्चनों पे आ जाएंगे, कल यानी मंगलवार को, और मैंने बताया था कि अगले 2 दिन क्लास ऑफ रहेगी यूट्यूब पर भी और अपनी एप्लीकेशन पर भी नहीं हो पाएगी किसी कारण से। मंगलवार से अपनी क्लासेस रेगुलर बनी रहेगी, और मंगलवार को भी पहले मैं सांख्यिकी के डाउट वाली क्लास लेके आऊंगा। जिन साथियों का अभी भी सांख्यिकी की उस सीट में कोई डाउट रह गया है, जो आपने पीडीएफ से एप्लीकेशन से डाउनलोड किए है या टेलीग्राम से, तो डाउट सेक्शन डाउट क्वेश्चन अभी भी मेरे को भेज दीजिएगा। केवल क्वेश्चन नंबर मैं क्लास में करवा दूंगा, नहीं तो अब तक मेरे पास जितने डाउट क्वेश्चन आ चुके उन्हीं को लेकर मैं एक क्लास बनाऊंगा, और फिर आगे कंटिन्यूस संख्या पद्धति के इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में अपनी शुरुआत करेंगे प्रश्नों की। इसकी सीट भी आपके टेलीग्राम और एप्लीकेशन में उपलब्ध है आपके लिए। तो ये कैसी संख्या हुई, अशांत अनावर्ती। आइए, प्राकृत संख्या की कुल संख्या होती है, प्राकृत संख्या कितनी होती है। पहली बात तो प्राकृत संख्या होती क्या, नेचुरल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। कहां तक जाएगी जी, अनंत तक जाएगी, बस बात यहीं खत्म होगी। तो संख्या तो कोई भी हो कितनी होती है जी, अनंत होती है, बात खत्म हुई आपका। ये तो एक आसान क्वेश्चन था। 18, प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा कैसा होता है। प्राकृत संख्या देखो, आप अभी क्या कह रहे थे, आपने प्राकृत संख्या क्या बताई, आपने कहा था 1 से बड़ी संख्या। जब आप 1 से बड़ी कोई भी दो संख्या उठा लो, तो आपने एक तरफ ले लिया 8, एक तरफ ले लिया 5। अब 1 से बड़ी 2 संख्या, इनका जोड़ करोगे तो क्या इनका रिजल्ट पॉइंटों में जाएगा, पूरी पूरी संख्या होगी तो नहीं जाएगा। क्या इनका रिजल्ट माइनस में आएगा, वो भी नहीं आएगा। क्या इन दोनों का रिजल्ट भी 1 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। तो 8 और 5 13, और 13 भी तो एक क्या है, हमारी प्राकृत संख्या। तो 2 प्राकृत संख्याओं का रिजल्ट होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, प्राकृत ही प्राप्त होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए, 19 नंबर क्वेश्चन पे बात हो चुकी है आपकी। 2 वास्तविक संख्याओं के बीच वास्तविक संख्याएं होगी, अभी पूछा था मैंने और अभी बताया था, सॉरी कौन सी संख्या पूछ रहा है, वास्तविक संख्या। किन के बीच में, 2 वास्तविक। तो मैंने कहा फर्क ही नहीं पड़ता, शुरुआत कहां से मत देखिए, बीच में आने वाली 3 संख्या याद हो तो कौन सी, परिमेय अपरिमेय और वास्तविक, का रिजल्ट हमेशा और हमेशा क्या होता है आपका, अनंत आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका लगातार तीनों प्रश्न आ चुके हैं ऐसे। आइए आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। तो अगर आपके, वैसे तो मैंने पूर्णांक में ये बात बोल दी थी पहले, कल की क्लास के अंदर ये बात हुई है, फिर भी मैं लिख देता हूं। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी नेगेटिव संख्या कौन सी होती है। तो जी नेगेटिव संख्या में कोई कंफ्यूजन नहीं है जी, हमें नेगेटिव संख्या ये है, इससे बड़ी कोई नेगेटिव है ही नहीं। तो आपका जवाब क्या आया, -1। ये है जी अपने आज के लगभग जो बेसिक बने प्रश्न थे उनको मैंने करवाया, संख्याओं का विभाजन मैं कर चुका हूं। कल अपने टाइप ऑफ प्रश्नों की शुरुआत कर देंगे, या यूं कहिए कि पहले इन पे बने ऑब्जेक्टिव अपने अच्छे प्रश्नों को करेंगे प्रैक्टिस, उसके बाद में अपने जो करेंगे अलग अलग टाइप के प्रश्नों की शुरुआत। मंगलवार से अपने पहले अपने सांख्यिकी के डाउट क्लास बनी रहेगी, उसके बाद में संख्या पत्रिका से आगे की बातें करना शुरू करेंगे। तब तक आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से या एप्लीकेशन से, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और साथ साथ में तब तक आप अपने पहले टेस्ट की तैयारी शुरू कीजिए। 11 तारीख को पहला टॉपिक जो भी है वो आपके शेड्यूल में टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हो जाएगा, और एप्लीकेशन के अंदर लगा हुआ भी है टेस्ट सीरीज के अंदर। जूनियर अकाउंटेंट और आरएस के विद्यार्थी विशेष तौर से अपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। सभी प्रश्नों का अच्छा स्तर बना के रखूंगा मैं, आपके लिए क्वेश्चन बने रहेंगे। उन प्रश्नों को जो आपके पेपर में होंगे उनका हल आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध होगा हमेशा, प्रत्येक प्रश्न का, ताकि आपका जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया, जो डाउट के रूप में रहा, उसका हल आपको उपलब्ध होता रहे।
आज इतना ही, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। क्लास को लाइक करना भूलिएगा मत, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।